नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। बीजेपी अभी अयोध्या की हार से उबरी भी नहीं थी कि उसे अब दोहरा झटका लगा है। बीजेपी अब बद्रीनाथ से चुनाव हार गई है। जी हां, आज हुए उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी को बुरी तरह हार मिली है। पूरे देश से उसका सुपड़ा साफ हो गया है। 7 राज्यों में अलग अलग उपचुनावों में करीब 13 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली है। बाकी सारी जगहों पर इंडिया गठबंधन ने अपना परचम लहरा दिया है। सबसे बड़ी हार उसकी बद्रीनाथ में हुई है। बीजेपी हमेशा से हिंदू वोटों पे अपना दावा करती आई, लेकिन इस बार अयोध्या की हार ने इतना गहरा घाव दिया था कि उसके बाद बद्रीनाथ ने उस पर और नमक छिड़क दिए। अभी एक हफ्ते पहले ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के दिए गए बयान पे बोल दिया था कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन लगता है कि अब हिंदू लोग भी समझ चुके हैं कि बीजेपी बस वो राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करती है, और हिंदू की एक स्थली अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से भी बीजेपी की हार यही कहीं संकेत कर रही है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, वहां भी बीजेपी जिस तरीके से हारी है उससे उसके अंदर खलबली मच गई होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि वो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते रखते हैं। इस साल भी शुरुआत में वो बद्रीनाथ के कपाट खोलने पर दर्शन करने वाले पहले श्रद्धालु थे, लेकिन बद्रीनाथ ने बीजेपी को अलग ही संकेत दे दिया है। आज के उपचुनावों के रिजल्ट की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के उपचुनावों में चारों की चारों सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली। वहां 4 में से 3 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के हाथों से वो सीटें छीन ली और चारों पे बीजेपी को करारी हार मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो वहां बिहार के रुपौली में जो उपचुनाव हुआ, वहां निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने जदयू और आरजेडी दोनों को हरा दिया है। वहां सोचने वाली बात होगी आरजेडी के लिए, वहां तेजस्वी यादव को फिर से सोचना होगा कि क्या पूर्णिया को लेकर उनकी रणनीति कितनी सही है और कितनी गलत है। क्योंकि रुपौली में उन्होंने फिर से बीमा भारती को टिकट दिया था, वही बीमा भारती जो कि पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के सामने खड़ी हुई थी और तीसरे नंबर पर रही थी। उनका इस बार भी वही हाल हुआ है, वो इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए पप्पू यादव ने भी ताकत दिखा दी है। शंकर सिंह को वही सपोर्ट कर रहे थे, और शंकर सिंह की निर्दलीय जीत पप्पू यादव के कद को कोसी पूर्वांचल में बढ़ा देगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। हिमाचल प्रदेश में कोशिश रही बीजेपी की किसी तरह से सुक्खू सरकार को तोड़कर वहां सरकार गिराई जाए, लेकिन बीजेपी वहां बुरी तरह फेल हो गई और सुक्खू की सरकार अब अस्थिर है, और उन्होंने 2 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी को ठीक ठाक जवाब दे दिया है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर चुनाव हुए और उत्तराखंड की दोनों सीटें बीजेपी हार गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ये दोनों सीटें हारना बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय है। उसे अब इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उसे जो लगातार हार मिल रही है उसका आखिर क्या कारण है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक सीट पे बीजेपी को मामूली अंतर से जीत मिली है, और तमिलनाडु में एआईडीएमके ने वहां पर परचम लहरा दिया है। तो कुल मिला के 13 में से मात्र 2 सीटें मिल पाई बीजेपी को। 4 कांग्रेस ने जीती, 4 तृणमूल कांग्रेस ने जीती। पंजाब की एक सीट पे आम आदमी पार्टी ने झंडा गाड़ दिया है, और इस तरीके से इन उपचुनावों ने एक संदेश तो दे दिया कि धीरे धीरे देश से अब बीजेपी का सफाया तय है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, जिसके सहारे पिछले 10 साल में लगातार बीजेपी जीतती रही, राज्य दर राज्य सरकारें बनाती रही, हर राज्य में वो जीतती चली गई, वहां अब उसी ढलान के साथ हारती चली जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का ये ढलान का दौर शुरू हो गया है, जहां वो हार ही हार उन्हें मिल रही है? पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मनमाफिक सफलता नहीं मिली, विपक्ष को अच्छी खासी सीटें आ गई, और अब विधानसभा चुनावों में भी वही होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल समय आ गया है कि अगर वो इसी तरह हारते रहे तो उनकी सरकार पे भी खतरा मंडरा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे की पॉलिटिक्स को आप समझिए। दरअसल अगले 6 महीनों में 3 राज्यों में चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके अलावा झारखंड में चुनाव है, और आशा जताई जा रही है कि शायद नीतीश कुमार के दबाव में आकर बिहार में भी चुनाव करा दिया जाए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें बीजेपी को बहुत गहरी हार मिली है। 48 में से 32-33 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गई। वहां बीजेपी ने सरकारें तोड़ी, विधायकों को खरीदा, लेकिन उसका कोई फायदा उसे लोकसभा चुनावों में नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो गया। तो ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ अटकेर होती है तो जो विधायक भटक गए थे, जो शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के सांसद हैं,
वो कहीं पलटी ना मार दे उस चुनावों के बाद, इसकी बहुत संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 7 सांसद शिंदे गुट के पास है और अजीत पवार गुट के पास 1 सांसद है। और अगर ऐसा हुआ महाराष्ट्र में कहीं इंडिया गठबंधन ने 6 महीने बाद अपनी सरकार बना ली, अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया, तो क्या पता वो 8 सांसद फिर पलटी मार जाए और बीजेपी की संख्या में और 8 की कमी आ जाए। इसके अलावा झारखंड के चुनाव भी ये तय कर देंगे कि वहाँ क्या होता है। बीजेपी ये मान के चल रही है कि झारखंड में हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वो जीत जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा इसकी संभावना बड़ी कम दिख रही है, क्योंकि उनको जेल में डालने के बाद आदिवासी वोट एक बार फिर उनके साथ जा सकता है। हरियाणा में लोकसभा के चुनावों में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली और 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि क्या विधानसभा में कांग्रेस सरकार में आ जाएगी। और अगर ऐसा इन 3-4 राज्यों में हुआ तो बहुत सारी पार्टियां जो उनके साथ हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग, वो पलटी मार सकते हैं। और अगर महाराष्ट्र के उन 8 सांसदों ने पलटी मार ली तो नीतीश कुमार अपने 12 सांसदों के साथ कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कहीं ऐसा हो गया तो सरकार को अल्पमत में आते देर नहीं लगेगी, क्योंकि 293 सीटों के साथ बीजेपी ने केंद्र में इस समय अपने साथियों के साथ है, और उसमें से अगर 20 माइनस करते तो 273 आ जाएगी। और उसके बाद 2 सीटें जयंत सिंह की है जो कि रालोद के हैं, जिनका यूपी में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था, वो भी आ सकते हैं। तो बहुमत से नीचे आ जाएगी बीजेपी, और इस बात का डर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सताने लगा है कि क्या ये हार उस ओर इशारा कर रही है कि अगले 6 महीने में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। और सच मानिए दोस्तों, अगर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनावों में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की तो बीजेपी के अंदर से आवाज उठने लगेगी। ऐसे भी यूपी के एक विधायक ने आवाज उठा दी है कि पार्टी को सोचना चाहिए, वरना यूपी भी वो हार जाएगी। अब इतनी आवाजें बीजेपी के अंदर से सुनाई दे रही है जो कि पिछले 10 साल में कभी नहीं सुनाई दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ थी तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अब बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। और अगर इन 3 राज्यों में सरकारें गईं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में बगावत का सुर और तेज होगा। जो सहयोगी उनके साथ आज हैं वो पलट सकते हैं, और कहीं उन हारों के बाद चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मार दी तब तो सरकार बचाना ही मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी की सरकार पूरी की पूरी गिर सकती है। तो अगले 6 महीने बड़े अहम होने वाले हैं बीजेपी के लिए। उनमें अगर उनके चुनावों में रिजल्ट ये तय कर देंगे कि मोदी सरकार की लाइफ कितनी है, ये सरकार 5 साल चल भी पाएगी या उससे पहले गिर जाएगी, ये वो चुनाव तय कर देंगे। बाकी आज के विधानसभा के उपचुनावों ने जो रिजल्ट दिए हैं उससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, और ये एक नई ताकत के साथ लोकसभा के अगले सत्र में ये लोग लड़ेंगे, और ये चीज बीजेपी को और कमजोर कर देगी हर मुद्दे पे। तो बीजेपी अब इन चीजों से उबरने के लिए उसे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इन उपचुनावों का एक और सबक रहा वो ये कि दल बदल करने वाले नेताओं को जनता ने हरा दिया है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पे दल बदल करके आने वाले नेता इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आज हार गए हैं। उन नेताओं की हार ने यह तय कर दिया है कि अगर आप दल बदल कर बीजेपी में जाएंगे तो पहले ये कहा जाता था कि बीजेपी में जाकर इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी में भी हार की खबरें आने लगी हैं। ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता के मिजाज को दर्शाता है कि जनता ने अब तय कर लिया है कि अब किसी और पार्टी को मौका देना है। क्या इस देश की जनता का मिजाज को भांपने में बीजेपी बेबस साबित हुई है? क्या उस जनता के मिजाज को समझ नहीं पा रही है और उसका खामियाजा बीजेपी को अब भुगतना पड़ रहा है? हिंदू वोटों की जो पैरोकारी बीजेपी किया करती थी, अब वो हिंदू उन जगहों से हारने लगी है। अयोध्या में पार्टी की हार, चित्रकूट में भी पार्टी हार गई, और उसके बाद अब बद्रीनाथ की हार बहुत कसक देगी, बहुत पीड़ा देगी। इंडिया गठबंधन अब अयोध्या के साथ साथ बद्रीनाथ की जीत को भी भुनाने वाला है। अयोध्या में तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, ऐसा लगता है कि अवधेश प्रसाद वहां से नहीं जीतते हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वहां से जीत ली है, जिससे वो हर जगह लहरा देते हैं। अब बद्रीनाथ की जीत को भी इंडिया गठबंधन हर जगह दिखाएगा, और अगर ऐसे ही हाल रहे तो प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं, इनकी सरकार के लिए भी और इनके गठबंधन के साथियों के लिए भी, क्योंकि ऐसे में गठबंधन के साथी भी प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बना सकते हैं, और उनके लिए सरकार चलाना तो दूर, बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अगले 6 महीने ये तय कर देंगे कि मोदी की सरकार रहेगी या देश से चली जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल दौर है, लेकिन हमें भी उनके चेहरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अब पूरी मेहनत के साथ जरूर जुड़ेंगे, और अगले इन चुनावों में देखते हैं कि क्या प्रदर्शन होता है। बाकी आज के उपचुनाव के रिजल्ट्स पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि बीजेपी को जिस तरीके से जनता ने हराया है, सुपड़ा साफ कर दिया है, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या कमी रह गई है बीजेपी में जो अब वो लगातार हार रही है?
13 में से मात्र 2 सीटें जीतना भी कोई जीत होती है। इन हार के पीछे के कारणों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।